सौतन लाई दहेज में अपनी बहन। पवन अपने माता पिता कौशल्या और मुकेश और पत्नी गोपी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश था। गोपी ने घर की सारी गृहस्थी संभाल ली थी। एक दिन दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे थे, तभी गोपी उसकी नाक पर आइसक्रीम लगाकर हंसने लगती है। पवन, आइसक्रीम कैसी लग रही है? अरे तुम भी ना शैतान हो गई हो, ये लो। अब मजा आया? तुम्हारी नाक पर भी मैंने आइसक्रीम लगा दी। चलो अब बताओ क्या खाओगी? मेरे फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट पर ले चलो। ठीक है, मैं पैसे देकर आता हूँ, तुम कार में वेट करो। तभी गोपी कार में बैठ जाती है और पवन आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाता है कि शेफाली नाम की लड़की टकराकर उसकी बाहों में गिर जाती है, जहां दोनों की आंखें चार होती हैं। आई एम रियली सॉरी। ओह, इट्स ओके, हो जाता है, माफ करना। पर कहे बिना रुका नहीं जा रहा। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपने मुझे इतनी देर से ऐसे पकड़ रखा है। मैं भारी तो नहीं हूँ ना? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। तभी दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ देर बाद पवन गोपी के साथ घर लौटता है तो मुकेश कहता है, अरे लो आ गए हमारे बहू बेटे। तो कैसा रहा तुम दोनों का आज का छुट्टी का दिन? अच्छा रहा पापा जी। पवन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे फेवरेट रेस्टोरेंट पे भी ले गए। भगवान करे तुम दोनों का प्यार साथ यूं ही बना रहे। हमारे लिए कुछ नहीं लाए बाहर, इतना घूमे हो तो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने मम्मी पापा को भूल जाऊं? ये देखिए, आपके लिए भुट्टा और पापा के लिए गन्ने का जूस। इन सब के बाद जब पवन अपने कमरे में सोता है तो वो कई बार करवट बदलता है और आंख बंद करते ही उसी लड़की की छवि अपने मन में पाता है और कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? एक ही नजर में वो लड़की मेरे सिर क्यों चढ़ गई? क्यों उसका बार बार ख्याल आ रहा है? मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मेरी शादी हो चुकी है। ये कहकर पवन सो जाता है। 2 दिन यूं ही हंसते खेलते गुजर जाते हैं। अगले दिन जब पवन अपने ऑफिस जाता है तो फिर से उसकी टक्कर शेफाली से हो जाती है और पवन उसे थाम लेता है और दोनों एक साथ कहते हैं, अरे आप यहाँ? अरे आप तो वही आइसक्रीम पार्लर में मिली थी और आज भी। हाँ, आप भी वही हो ना? एक मिनट, हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे क्या? आई एम सॉरी। दरअसल वो क्या है ना, आज ही मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। पर आप यहाँ क्यों आए हो? ओहो, अरे मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूँ। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट डे। ओह थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे सर बुला रहे हैं। तभी दोनों अपने केबिन में जाकर अपना अपना काम करते हैं। लंच के दौरान कैंटीन में खाना खाते समय दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। दोनों हंसकर खूब बात करते हैं। बटर स्कॉच शेक तो मेरा बहुत फेवरेट है। आई मीन, जब मन करता है तो हमेशा 2 बार शेक पीता हूँ। ओह और पता है, जब मैं नूडल्स खाती हूँ ना तो उसमें दोनों सॉस मिलाकर खाती हूँ। मेरी मॉम को नहीं पसंद कि मैं उसमें दोनों सॉस डालूं, जिससे वो सॉगी हो जाता है। तुम तो कमाल हो शेफाली। और आप भी सर। ओए कुड़ी, मुझे सर मत कहो, प्यार से पवन कह सकती हो। ओके पवन। इस तरह दोनों की बातें मुलाकातें अक्सर ऑफिस में हो जाया करती थी। ऑफिस से निकलकर कभी कभी पवन शेफाली को घर छोड़ दिया करता था। एक बार शेफाली उसके पिता के बर्थडे में घर पर मेहमान के रूप में आती है, जहां वो अकेले में पवन के करीब आती है और उसके गले लगती है। अरे क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। यहाँ जरूरी है ये सब करना? बाहर ही ठीक है। पवन, अब मुझे तुम्हारी आदत लग गई है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। आई लव यू सो मच। शादी कब कर रहे हो मुझसे? अरे तुम ये सब बातें यहाँ मत करो, मेरी बीवी सुन लेगी। देखो, मैं तुम्हारी बीवी को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। अब मुझे इस घर में लाकर उसे इस घर से बाहर निकाल दो। वैसे भी उससे ज्यादा खूबसूरत हॉट तो मैं हूँ ही। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है, जल्दी सोचता हूँ कुछ इस बारे में। वैसे भी मुझे वो गंवार गोपी पसंद नहीं है, तुम ही पसंद हो। तभी वहां गोपी उन दोनों को साथ देख लेती है। अरे आप यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, ऑफिस का कुछ काम था तो वही बात कर रहे थे। ठीक है, आप दोनों खाना खाने आ जाइए। उसके जाने के बाद शेफाली उसे किस करके चली जाती है। ये होता हुआ कौशल्या देखकर चुप हो जाती है। ये पवन को क्या हो गया है?
क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चुप ही रहना ठीक है मेरा। तभी डिनर करके शेफाली चली जाती है। पार्टी के दौरान गोपी ने अक्सर नोटिस किया कि पवन और शेफाली एक साथ थे। कुछ दिनों बाद पवन उससे शादी करके अपने घर ले आता है। दरवाजे पर गोपी अपनी सौतन को देखकर हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, पवन जी, ये सब क्या है? आपने शेफाली से शादी कर ली? इसका मतलब मेरा शक सही था, ये मेरी सौतन है। चक्कर चल रहा है आपका इसके साथ। हाँ, तुमने सही समझा। मैं शेफाली से बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे मैं ऊब चुका हूँ और अब से शेफाली यहीं रहेगी। मम्मी पापा सॉरी, पर आपको मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। मैं अकेली रहती हूँ अपनी बहन के साथ, तो उसे घर पर नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो भी मेरे साथ इसी घर में रहेगी। क्या? पहले तो तुमने मुझसे ये सब नहीं कहा। अब कह रही हूँ ना, आती ही होगी वो। तभी शेफाली से भी ज्यादा हॉट बनकर लवली आती है और कहती है, ओए हाय जीजू, दीदी ने मुझे बताया आपके बारे में, लेकिन अब से मैं आप सबके साथ यही रहूंगी। ठीक है गोपी, चलो अपनी सौतन की आरती उतारो। कभी नहीं। रोते हुए गोपी अपने कमरे में चली जाती है, पर कमरे में आकर पवन और शेफाली उसे निकाल देते हैं और मजबूरन गोपी को लवली के साथ कमरा शेयर करना पड़ता है। सेब खाते हुए लवली कहती है, ओहो, कितना रोती हो। बंद करो गंगा जमुना बहाना। मेरी जीजू की X5 हो ना तुम। बहुत बुरा किया मेरी बहन ने तुम्हारे साथ। किस मिट्टी की बनी है तुम और तुम्हारी बहन? उसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बिगाड़ दिया। इतना प्यार था हम दोनों के बीच और तुम्हारी बहन ने मुझसे वो छीन लिया, सौतन बनकर। और तुम क्या दहेज में आई हो क्या? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो कि तुम्हारी सौतन दहेज में मुझे लाई है। चलो अब सो जाओ। तुम्हारी बहन ने मेरी नींदें उड़ा दी और तुम कह रही हो सो जाओ? छी। एक हफ्ता बीत जाता है। गोपी की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे थे। ऐसे में उसके सास ससुर उसे संभाल रहे थे। वहीं लवली पवन के करीब जाने के बार बार बहाने ढूंढती थी। कभी अनजान बनकर उसके बाथरूम में चली जाती थी, तो कभी उससे टकराकर उसकी बाहों में आती थी। ये सब शेफाली भी नोटिस कर रही थी। और ऐसे ही शाम के समय जब कमरे में अपने सूटकेस को अलमारी के ऊपर से उतार रही थी, तो वो कहती है, पवन जीजू, जरा मुझे उठाना, यहाँ कोई स्टूल नहीं है, मुझे अपना बैग उतारना है। अरे मैं उतार देता हूँ। चलो ये छोड़ो, वो बेड पर से मेरे कपड़े उठाकर दे दो। लवली की बात सुनकर पवन उसे कपड़े उठाकर देता है कि लवली जानबूझकर उसके ऊपर बेड पर गिर जाती है। और ये नजारा शेफाली देखकर एक तेज का चांटा अपनी बहन को मारती है। लवली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? मैं तुम्हें अकेला न छोड़कर यहाँ ले आई थी, तुमने तो गलत फायदा ही उठा लिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी पवन पर नजर डालने की? जब देखो उसके ऊपर गिरती पड़ती रहती हो। दीदी, आपको कोई हक नहीं है ऐसा कहने का। तभी वहाँ सब मौजूद हो जाते हैं और गोपी ताली बजाकर कहती है, ओहो शेफाली, तुम्हें बुरा भी लगता है इस बात का? तुम्हारी बहन ने कुछ नया नहीं किया, तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रही है वो। जैसे तुमने मेरे पति पर डोरे डाले हैं, वैसे ही तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही है वो। तुम्हारी तो दहेज में आई बहन ही सौतन निकली। अब पता चला मेरे ऊपर क्या बीत रही थी जब तुम मेरे पति के साथ। तुम तो खुश हो पवन, एक के बाद एक औरतें मिल रही है तुम्हें। दीदी, ये सब मैंने जानबूझकर नाटक किया। मेरा पवन को लेकर कोई अट्रैक्शन नहीं है। बेचारी गोपी के साथ आपने बहुत बुरा किया है। आपकी आंखों पर पट्टी हटाने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। आपको इनकी जिंदगी से जाना होगा। उसका एक परिवार है और आप मिस्टर पवन, क्या आप अपनी जिंदगी में और लड़कियां लाएंगे या अपनी वाइफ गोपी पर ध्यान देंगे? शुक्रिया लवली तुम्हारा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तुम सब। मेरी बहन, तूने मेरी आंखें खोल दी। पवन, माफ कर दो। शादीशुदा जिंदगी में जहर मैंने खोला है। मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दूंगी। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ करना। जितना जल्दी हो सके तुम दोनों बहनें यहाँ से चली जाओ। तभी दोनों बहनें शर्म से आंखें झुकाकर अपना सामान लिए वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद पवन गोपी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिव अपनी वाइफ नयनतारा के साथ बहुत खुश था। तभी सुबह के लिए वो लेट हो जाता है और पत्नी से कहता है,
अरे यार, तुमने मुझे जल्दी से क्यों नहीं जगाया? देखना, आज भी ऑफिस के लिए लेट हो गया। एक बार और लेट हुआ उसके बाद बॉस मुझे सुना देंगी। उठाती क्यों नहीं हो? अजी मैं तो तुम्हें बहुत उठाती हूँ, लेकिन तुम ही बिस्तर छोड़ने का नाम नहीं लेते। आलसी जो हो। अच्छा, आप जल्दी से लंच दो, मैं निकल रहा हूँ। रेडी है टिफिन, ये लो। ये सुनकर शिव उसके हाथ से जल्दी टिफिन लेकर और डाइनिंग टेबल से ब्रेड उठाकर मुंह में रख लेता है और दरवाजे की ओर भागता है। तभी अचानक से नयनतारा रोक कर कहती है, अरे इतनी जल्दी जल्दी में जा रहे हो, रुको तो सही। यार तुम्हें कितनी बार कहा है पीछे से टोका मत करो। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे क्या है, बेइज्जती तुम्हारी होगी। पैंट जो नहीं पहन रखी है तुमने, शर्ट और टाई पहनकर ही भाग लिए। ये सुनकर जब वो अपनी ऐसी हालत देखता है तो नैना से छुपाने लगता है और कहता है, नैना तुम भी ना बता नहीं सकती थी क्या? बताती हूँ तो तुम सुनते भी कहाँ हो। पहनो पैंट। ये सुनते ही शिव जल्दी से पैंट पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और सीधा अपने बॉस महेश के केबिन में पहुंचता है और हांफते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिव, जरा टाइम देखो, कितने बजे आए हो तुम? पूरे 5 मिनट लेट हो। कितनी बार तुम्हें इस बात के लिए टोक चुका हूं कि लेट मत आया करो, कहीं मुझे एक्शन न लेना पड़ जाए। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो कुछ रह गया था। हाँ, रोज तुम्हारा कुछ ना कुछ रह जाता है। मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, एंड यू मस्ट कम टू ऑफिस अर्ली एट एनी कॉस्ट, अंडरस्टैंड? अब सुनो, कंपनी की एक बहुत बड़ी मीटिंग है जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, लंदन। तो ऐसे में मेरी पत्नी इस ऑफिस में बॉस बनकर रहेगी, इसलिए 2 चीज याद रखना। वो तुम्हारी बॉस है, तुम पर निगरानी रखेगी। दूसरी, किसी चीज की उसे कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी सारी बात माननी है, और हाँ, ऐसी वैसी हरकत हुई तो नौकरी से निकाल दूंगा। नो सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, और काम को लेकर मैं अपना 100% दूंगा, हर चीज का ध्यान रखूंगा। ऐसा कहते ही शिव अपने काम पर लग जाता है और अगले दिन महेश की जगह उसकी वाइफ श्रुति इस कंपनी को हैंडल करने आती है, जो कि मिनी स्कर्ट टॉप कपड़े पहनकर आती है। तभी सभी एम्प्लॉइज उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो कहती हैं, ओके, ऑल एम्प्लॉयज लिसन टू मी केयरफुली। जब तक मेरे पति बाहर हैं, इस कंपनी को मैं सॉल्व करूंगी, और मेरा नाम श्रुति मल्होत्रा है। कुछ भी काम होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए, और काम उसी फ्लो से होगा, ये नहीं कि आप मस्ती मार रहे हैं, अंडरस्टैंड? और हाँ, अरे ये हैंडसम सा लड़का कौन है? बड़ा ही क्यूट है, इसको तो अभी बुलाऊंगी। ओके, सब अपने काम पर लग जाओ। एंड यू ब्लू टाई वाले, तुम शिव हो ना? एम आई राइट? यस मैम। यही रुको। तभी केबिन का सबसे डोर बंद करवाकर उसके करीब जाकर कहती है, ओके, तो सिर्फ मैं जो बोलूंगी तुम्हें वो करना होगा, ठीक है ना? फाइल का काम डन हो गया है सारा? जी मैम, और थोड़ा सा बचा है, आज कंप्लीट हो जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना होगा। हाँ, मैं हूँ ना, मुझसे करना। तभी उसके गालों को छूकर श्रुति कहती है, ऐसा करना, अब से तुम मेरे ही केबिन में बैठकर काम करना, ठीक है? वो ठीक है मैम, पर आप इतने करीब मत आइए, ये ठीक नहीं है, बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ओहो, बॉस की टेंशन छोड़ो, अभी तो बस मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी इतनी करीब तो रहना ही होगा। बात नहीं मानोगे तो मैं ही तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, समझे? जी मैडम, पर ये गलत है। कुछ गलत नहीं है। अभी बताओ, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? अच्छे से बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैडम, बहुत अच्छी लग रही हो, कहना नहीं चाहिए, बट एसी चलाने का मन कर रहा है। ओह मिस्टर, तुम भी बहुत हैंडसम हो। तभी दरवाजे पर पियोन नॉक करता है, जिससे दोनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने पीसी पर काम करने लगते हैं। ओके मैडम, मैं चलता हूँ। रुको, सुनो, मिस्टर शिव का पीसी, फाइल, सब टेबल मेरे केबिन में यही साइड में शिफ्ट कर दो, अंडरस्टैंड? तभी पियोन उसकी बात सुनकर शिव की सारी चीजें उसके केबिन में शिफ्ट कर देता है, जहां घबरा घबरा कर शिव उसके पास ही काम करता रहता था और श्रुति मौका देखकर उसके करीब आने के बहाने ढूंढती थी।
एक बार तो श्रुति उसकी बाहों में फिसल कर गिर गई और कहती है, सॉरी मिस्टर शिव, मेरी सैंडल फिसल गई थी। अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति को कुछ नहीं कहेंगे हम। अपना चक्कर हम चला सकते हैं, किसी को कोई खबर नहीं होगी। क्या सच में? या ऑब्वियसली शिव डार्लिंग। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लग गए। लंच में भी साथ रहते थे। दोनों केबिन से बाहर ही नहीं आते थे और श्रुति के साथ लंच करने के लिए शिव घर पर एक बार टिफिन छोड़ गया तो लंच से थोड़ी देर पहले जब शिव काम कर रहा था तो श्रुति अचानक से उसकी गोद में आकर बैठकर कहती है, शिव डार्लिंग, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आ करो, ये लो अंगूर खाओ। वहीं घर पर लंच रह जाने की वजह से नयनतारा ऑफिस में उसका डिब्बा ले आती है और पियून से पूछकर वो उसके ऑफिस गेट के पास पहुंचती है कि विंडो से वो उसके पति की गोद में लड़की को देखकर कहती है, मुझे तो लगा कि ये अपने लंच भूल गए हैं। अब समझ आया, इस पराई औरत के साथ ये यहाँ लंच कर रहे हैं। वो भी इस तरह कि मुझे शर्म आती है। कहीं यही वो बॉस तो नहीं जो मेरी सौतन बन गई है। तभी नयनतारा रोते हुए वहां से चली जाती है। शाम को जब वो सब्जी खरीदने जाती है तो पास के कैफे पर भी नयनतारा उन दोनों को साथ में हाथ पकड़े हुए देख लेती है और कहती है, हद होती है बेशर्मी की। ये तो यहाँ भी एक साथ चिपके हुए हैं। कहीं सच में मुझे ये धोखा तो नहीं दे रहे। घर पर तो बहुत सीधी बनते हैं लेकिन उखड़े हुए रहते हैं मुझसे। ये देख नयनतारा गुस्से का घूंट पी जाती है और अब ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब जब नयनतारा घर से बाहर जाती थी तो उसने अपने पति को श्रुति के साथ ही पाया। यहाँ तक कि वो उसे लेने भी जाती थी। तभी गुस्से से नयनतारा प्लेट को फेंक कर तोड़ देती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे इनसे बात करनी ही होगी। नयनतारा गुस्से में घर से निकलती है कि उसकी माँ निर्मला का फोन उसके पास आता है। क्या माँ की तबीयत खराब है? रुको, मैं आपके पास अभी आती हूँ। ऐसा कहकर नयनतारा अपनी माँ के पास पहुंच जाती है और उन्हें दवाई खिलाती है। पैर दबाते हुए मन में कहती है, शिव, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी माँ के पास हूँ लेकिन रात को तुमसे बात करके ही रहूंगी। पूरे दिन नयनतारा अपनी माँ की सेवा करती है। रात को जब शिव ऑफिस से घर आ जाता है तो उसे नयनतारा नहीं मिलती। उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर शिव की बॉस श्रुति बारिश में भीगते हुए उसके पास आकर कहती है, ओह शिव, मुझे माफ करना। मैं यहाँ से गुजर रही थी पर मेरी कार खराब हो गई और मैं भीग गई, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। अच्छू! लगता है मुझे सर्दी लग गई है। शिव, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़ा होगा मेरे लिए? ऐसा करो, मुझे लॉन्ग शर्ट ही दे दो, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। ठीक है, बट आप मेरी बीवी के कपड़े भी पहन सकते हैं। वैसे भी वो यहाँ नहीं है। नहीं, तुम शर्ट दे दो बस। तभी श्रुति को शिव लॉन्ग शर्ट दे देता है जिसे पहनकर वो उसके पास आती है। तभी नयनतारा भी घर वापस लौटती है और उन दोनों को इस तरह से साथ में देखकर नयनतारा आग बबूला होकर ताली बजाते हुए कहती है, बहुत खूब शिव, अगर तुम्हें मुझे धोखा देना ही था तो बता देते। मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी आंखें थक गई तुम दोनों को बार बार एक दूसरे को करीब देखकर। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया? कभी कैफे, कभी ऑफिस में। छी, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती। और अब मैडम, आपका तो पति है ना? क्या शिव, तुम ये सब करने के लिए नौकरी कर रहे हो? नहीं 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 नयनतारा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। For what? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, रहो तुम इनके साथ। नहीं नैना, माफ कर दो, मैंने ये सब नौकरी के दबाव में किया है। मैं नौकरी छोड़ दूंगा पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे सामने ज्यादा ही तेज बन रही हो। ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं है अब, समझी? ऐसा कहकर श्रुति कपड़े चेंज करके वहां से चली जाती है। शिव नयनतारा से माफी मांगता है और उस ऑफिस की नौकरी छोड़ देता है। पर जैसे ही अपने बॉस को सब कुछ सच बताता है तो उसका बॉस कुछ ही दिनों में उसे वापस नौकरी पर बुला लेता है और अपनी बीवी को डिवोर्स दे देता है। जिसके बाद शिव की जिंदगी में नौकरी और बीवी दोनों वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।